I have ordered this book 2 days before and now I have received it. This is exactly according to the syllabus. It includes all the past papers as well as the answers with solutions. So I do recommend you to order this. अस्सलाम वालेकुम, आई एम काशिफ मुराद और एमडी कैट के बारे में आज मैं आपसे थोड़ी सी टिप्स जो हैं वो शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेरे इंट्रोडक्शन की कि मैंने किस तरह से इस चीज़ को रन किया, तो मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया था और मेरे एमडी कैट में जो है वो 192 मार्क्स थे और यूएचएस में मेरा मेरिट नंबर 11 था और अभी मैं किंग एडवर्ड में फर्स्ट ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और मेरा किंग एडवर्ड में मेरिट नंबर 5। तो आज का जो इस वीडियो का मेरा मकसद है वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपसे अपनी टिप्स शेयर करूं और जो आने वाले 1-2 साल में या मेरे जूनियर्स आज इस साल अपीयर होंगे एमबीबीएस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनके लिए जो जिन गलतियों को मैंने यानी कि फेस किया वो आप ना करें और जिनसे मैंने चीजों से फायदा उठाया उनसे आप फायदा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सब्जेक्ट वाइज लेके इसको चलते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी का पोर्शन, क्योंकि इसके मैक्सिमम वेटेज है, मैक्सिमम परसेंटेज है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस लिहाज से। तो सबसे पहले जो एक चीज अगर आप बायोलॉजी को एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो दैट इज द क्रैमिंग, बिकॉज हमारा जो एंट्री टेस्ट है वो सिर्फ बुक की लाइंस उठाई जाती हैं। सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन आप कितनी रिटेन कर पाते हैं वही आपका बायोलॉजी का पोर्शन। अब इसको तैयार करने का तरीका ये है कि आप अपने शॉर्ट हैंडआउट्स बनाएं, आप बुक्स पर हाईलाइट करें जो आपके मेन टर्म्स हैं जिनमें आप लैग कर रहे हैं और उनके आप अपने शॉर्ट हैंडआउट्स बनाएं ताकि आप उनको जब रिवाइज करें तो आपको इतना ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना करना पड़े। सेकेंडली, आप बायोलॉजी को अगर आपने रिटेन करना है तो उसमें आप टेस्ट देंगे, आप अपनी अकेडमीज वगैरह में या जैसे भी जो भी आप सोर्स यूज कर रहे हैं उनमें आप डिफरेंट टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे, बीच में फिर गैप आएगा तो आप इसको भूल सकते हैं। इसलिए इसको रिटेन करने का एक ही तरीका है कि आप इसकी परमानेंटली रिवीजन यानी कि डेली बेसिस पे नहीं तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आप करते रहें ताकि आपका जो काम है वो पाइल अप ना हो और आपकी जो स्मूथ रनिंग है वो चलती रहे और बायोलॉजी में आप मार ना खाएं और अच्छा स्कोर करें। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो क्रैमिंग है उसके साथ साथ थोड़ा सा एलिमेंट न्यूमेरिकल्स का और उससे बहुत एक जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का आ जाए, बिकॉज जहां पर भी कैलकुलेशंस आएंगी वहां पर टाइम का इशू है और अगर आपकी तैयारी सही आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते देन ऑल इन वेन, यू आर नथिंग देन। सो इसका यही है कि आप टाइम मैनेज करना सीखें और टाइम मैनेज आप एक ही सूरत में कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें वो आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं तो उसको एक ही हल है उसका और वो प्रैक्टिस। सेकेंडली, बुक रीडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी परसेंटेजेस वैल्यूज वगैरह जो है एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसमें कोई यानी कि साइंटिफिक बात नहीं है, आपने सिर्फ उसको रिटेन करना है, माइंड में क्रैमिंग करनी है उसकी और उसको आपको नहीं रिटेन रखना। और यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा कि प्रैक्टिस से सब जरूर सॉल्व करें, इसके टाइम मैनेज जरूर करें, क्योंकि केमिस्ट्री के पोर्शन में टाइम का इशू काफी बच्चों को फेस होता है और मुझे भी हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सब्जेक्ट है एमडी कैट या नम्स वगैरह के लिए, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें दोबारा से कैलकुलेशंस आती हैं और जहां पर भी कैलकुलेशंस आएंगी वहां पर आप स्ट्रगल करते हैं। तो इसका भी तरीका ये है कि आप फॉर्मूला शीट्स बनाएं, आप डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं आपके उनके फॉर्मूलाज लिखें, उनको आप जितना अपने आप को कंसाइज कर सकते हैं बुक से हटाकर आप उसकी बुक की इंफॉर्मेशन को, बुक की चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लेकर आए ताकि आपके लिए रिवीजन करना आसान, क्योंकि एट द एंड आप पूरी बुक्स रिवाइज नहीं कर सकते हैं, आपके आखिरी दिनों में वही आपके हैंडआउट्स जो है वो आपने रिवाइज कर। सो इसमें भी यही है कि टाइम का इशू सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में आता है तो वो फिजिक्स है। सो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि आप जब भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ें तो पहली स्टेटमेंट में शायद आपको उसमें से 20% समझ आए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिमांड क्या हो रहा है, और उसके बाद आप एटलीस्ट उसको 2 से 3 मरतबा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, देन देयर इज अ कंप्लीट पिक्चर इन योर माइंड दैट व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू। तो आप उस चीज पर फोकस करें, 2 से 3 मरतबा आप रीड करेंगे, आपके माइंड में एक स्केच बन जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला अगर आपने याद किए हुए, आपने शॉर्टकट्स के थ्रू, आपने निमोनिक्स के थ्रू उनको रिलेट करके चीजों से याद किया हुआ तो आपको भूलेंगे नहीं। जब फॉर्मूला एक दफा आपने अप्लाई कर लिया, आपने ये देख लिया कि आपसे डिमांड क्या किया जा रहा है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आप पैनिक कर जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ने से, एक ही दफा आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप पैनिक कर गए, आपको समझ नहीं आई, तो फिर वो आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा पेपर पे और आपके जो दूसरे इससे पोर्शंस है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि फिजिक्स जो है ये मैंने जैसे पहले भी बात की बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें। अगर बाकियों में आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट फिजिक्स में प्रैक्टिस जरूर करें। विदाउट प्रैक्टिस आप फिजिक्स में कुछ भी नहीं है और ना आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश जो है वो साइंसेस से बिल्कुल एक हटकर यानी कि लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत से बच्चे जो है वो इश्यूज फेस करते हैं। और अगर पर्सनली स्पीकिंग, अगर मुझे कोई चीज एमडी कैट में सबसे ज्यादा और लगती थी तो वो इंग्लिश, और इस चीज को टैकल करने के लिए मैंने दोबारा यही किया कि आप बड़ी बुक्स को छोड़ें, उनसे आप हेल्प लें, उनसे असिस्टेंस लें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि एंड पर आपको बुक्स कुछ नहीं देंगी, आप बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते एंड के डेज। आप अपने शॉर्ट हैंडआउट्स बनाएं, उन्हीं को आपने रिवाइज करना है, वही आपके एमडी कैट की पूरी स्टडी मटेरियल है। आप उनमें भी जैसे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हैं या एडजेक्टिव्स हैं, उनके रूल आप शॉर्ट फॉर्म में अपने पास लिख लें और चीजों को रिलेट कर
करके याद करें, क्योंकि आपने रिटेन करना है इसको 3 से 4 माह का फेज है, इसमें आपने चीजों को रिटेन करना है। और रिटेन आप एक ही तरीके से कर सकते हैं व्हेन यू स्टार्ट रिलेटिंग द थिंग्स। जब आप रिलेट करेंगे किसी चीज से, निमोनिक्स बनाएंगे, फिर ये आपको ये रिटेन रहेंगे। और उसके अलावा एक चीज इसमें एलिमेंट जो है वो वोकैबुलरी का भी आ जाता है। तो वोकैबुलरी का उसमें आपका ये है कि 2 से 3 आपके वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि आपके पास वोकैब के होते हैं। अब इसमें मेरी टेक्निक ये थी कि पहले मैंने वोकैब पे फोकस नहीं किया, पहले मेरा सारा का सारा फोकस ग्रामर पे था, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट 85 to 90% है, जबकि वोकैब का पोर्शन थोड़ा कम है। पहले आप अपने ग्रामर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, वही आपको जो है वो आगे सक्सेस में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद अगर आपके पास एडिक्वेट टाइम है, और जो कि होता है, इजीली मिल जाता है आपको, आप एटलीस्ट 3 से 4 दिन स्पेयर कर लें वोकैबुलरी के लिए। डिफरेंट बुक्स या यूएचएस की लिस्ट जो जारी करते हैं वो, आप उनकी वोकैबुलरी एटलीस्ट आपको वर्ड्स के उर्दू में मीनिंग पता हो कि इस वर्ड का मतलब क्या है, बाकी आप उसको चीजों से रिलेट कर लेते हैं। और आप इंग्लिश इसमें क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, आपको वोकैबुलरी का वर्ड है, आपको उसका मेन पता हो कि इसका मतलब क्या है, उर्दू में आपको पता हो। उसके बाद जब आप इसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में जाते हैं तो वो आप इसको रिलेट कर लेते हैं और आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, एट द एंड अगर मैं कहूं कि इंग्लिश जो है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। अनफॉर्चुनेटली यस, साइंसेस के अलावा अगर कोई चीज आप में और दूसरे बच्चे में जिसमें एडमिशन नहीं हो रहा, कोई डिफरेंशिएट करेगी तो वो इंग्लिश है या फिजिक्स है। इंग्लिश क्योंकि बच्चे इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड दे जस्ट ओवर गो इट। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल यही है, इसी में बच्चे मार खाते हैं और इसकी वजह से जो उनका यानी कि जो जर्नी होती है पूरी, उसमें लैग कर जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सिक्योर देयर पोजीशन इन द एमबीबीएस। सेकेंडली, इसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी रूटीन क्या थी, तो मेरी रूटीन ये थी कि एक सिंपल सी रूटीन थी कि जो रोजाना पढ़ाया जाए उसको आप पढ़ें, क्योंकि जब आप चीजों को पाइल अप करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए मुश्किल है। फिर आपके स्ट्रेस भी लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपका जो यानी कि एफिशिएंसी है पढ़ने की वो रिड्यूस होती चली जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को ज्यादा यानी कि हाइपर सैचुरेट ना कर दें चीजों से। आप नॉर्मल वे में एडिक्वेट अमाउंट में रोजाना पढ़ें, ताकि आप किसी से पाइल अप भी ना हो और आपको ज्यादा यानी कि टेंशन और स्ट्रेस का लेवल भी ना आपका सर्च करे। उसके बाद ये है कि आप जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस की मैंने पहले भी बात की, आप प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें। उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जाएं, क्योंकि आप इतनी ज्यादा चीजें रिटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ट्रिक्स की तरफ जाएं, निमोनिक्स बनाएं, उन चीजों को रिलेट करें एंड यू कैन सक्सीड। और उसके बाद इसको कंक्लूड अगर हम करें तो वो यही है कि आप जो है अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। जब तक आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, शेक नहीं करेंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ एमडी कैट सेशन तमाम ज़बरदस्त है, इसमें क्लासेस की जो क्वालिटी है ज़बरदस्त है, उसके अंदर ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे हम फिजिकल पढ़ रहे हैं। इसमें मुझे अच्छी तरह क्वालिफाइड टीचर मुझे मिले हैं। The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMCC.